हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सो गाइस, आज हम हमारे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन चैप्टर के हैं 5th नंबर के पार्ट पे। और लास्ट क्लास में हमने किया था क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट। आज की क्लास में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है क्या? आज की ये क्लास जो बता दूं आपको, यूट्यूब पे ये आखिरी क्लास होगी। इसके बाद अगर आपको क्लासेस कंटिन्यू करने हैं तो आपको ऐप डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप ये क्लासेस कंटिन्यू आगे कर सकते। ठीक है, जिसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। डन। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हुई है, कैसा चल रहा है आपका ये चैप्टर, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सारी चीज़ आपको समझ में आई हुई है। और कमेंट करते जाओ। ठीक है, अगर कमेंट करोगे तो आपकी राय मुझ तक पहुंचेगी कि आपको किस लेवल तक का समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, जो आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है ज़रा देखो। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका फोकस पूरा इस पे ऊपर चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। बोलता है नागपुर कंपनी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मई 2014। ठीक है, 1 मई 2014 को इनकॉर्पोरेट हो गई कंपनी, बराबर है। ठीक है, तो जो हमको डेट दिया है वो दिया है 1 मई 2014। तो आइए आंसर नंबर 2। इस दिन हमारी जो कंपनी है वो हो गई इनकॉर्पोरेट। द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज 1 मई 2014। ठीक है सर, आगे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। टू टेक ओवर द एग्जिस्टिंग बिजनेस एज फ्रॉम 1 जनवरी 2014। मतलब इसने कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसको हम टेक ओवर कर रहे हैं 1 जनवरी 2014 के दिन। ठीक है, फिर हमने जो बिजनेस टेक ओवर किया वो कब किया? 1 जनवरी 2014 के दिन, बराबर है। यस सर। उसके बाद आगे वो कह रहा है आपसे, द परचेज कंसिडरेशन वॉज एग्रीड एट 3,60,000 to be satisfied by an issue 2,50,000 6% mortgage debenture and 1,10,000 in cash for asset valued at rupees 3,30,000 and goodwill 30,000। सर, इतना जो भी आपने पढ़ा ना, इसमें से सच बताओ कि हमको कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है मैं आपको बताता हूँ। हमने लास्ट क्लास में एक मतलब पिछले सेमेस्टर में हमने एक चैप्टर किया था अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी, बराबर है। उसमें एक टॉपिक आया था परचेज कंसिडरेशन, अगर आपको याद होगा तो अब ये भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मतलब दिवाली के करीब करीब ये आपकी वीडियोस आपने देखे होंगे, बराबर है। तो इसका ये मतलब होता है कि ये कंपनी हमने किसी और से टेक ओवर की है, तो हमने उसके बदले में उनको कुछ पैसा दिया होगा, बराबर है। लेट अस सपोज एग्जांपल लेते देखो जरा, मान लो ये कंपनी है एक और ये कंपनी है दूसरी। लेट सपोज कि ये एक्स कंपनी है, ये वाई कंपनी है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आपकी एक्स कंपनी है, आप अपने वाई कंपनी को टेक ओवर कर रहे हो। ठीक है, तो आप इस वाई कंपनी को जब टेक ओवर करोगे या उसको आप खरीद लोगे, तो क्या आप ऐसे फ्री में खरीद लोगे क्या उसे? द आंसर इज नो। आपको उसके बदले में इनको कुछ तो भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। बदले में कुछ देकर हमने क्या खरीद लिया? कंपनी को खरीद लिया। तो यहाँ पे हमको वही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपने जिस कंपनी को अक्वायर किया उसको आपने क्या दिया है? परचेज कंसिडरेशन दिया है। तो उस कंपनी को आपने परचेज कंसिडरेशन क्या क्या दिया हुआ है? तो बोलता है 3,60,000 दिया है। मतलब आपने इस कंपनी को परचेज कंसिडरेशन कितना दिया? 3,60,000। आपने जो कंपनी खरीदी ये वाई वाली, इनको आपने 3,60,000 रुपीज़ दिए, और जो कि इन द फॉर्म ऑफ दिए 2,50,000 के आपने दिए डिबेंचर्स 6% वाले, और 1,10,000 इन दिया आपने कैश में। ठीक है क्या? 1,10,000 आपने दिए कैश में, यानी कि आपने ये जो 3,60,000 दिए ये कुछ इस प्रकार दिए। 6% डिबेंचर दिए आपने इसको, जो कि थे 2,50,000 के, और उसके बाद
उसके बाद 6% डिबेंचर आपने दिए, 2,50,000 के थे ये, और उसके बाद आपने इनको कुछ कैश दिया जो कि था 1,10,000 रुपये का। ठीक है, अब उसके बाद आगे असेट की वैल्यू फॉर एन असेट वैल्यूड एट ₹3,30,000, मतलब असेट के बदले आपने उनको कैश दे दिया। ठीक है, एंड गुडविल 30,000, मतलब गुडविल वगैरह के बदले में भी आपने उनको क्या दे दिया, कैश दे दिया। ठीक है, अब बोलता है यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन थी वो बस इतना ही बता रही थी कि हमने वाई कंपनी को, किसी एक कंपनी को हमने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। वो एक्वायर कब किया, 1 जनवरी 2014 के दिन, बराबर है। ये 1 जनवरी 2014 के दिन आपने उस कंपनी को खरीद लिया। अब आपने उस कंपनी को खरीदा तो उसके बदले में कुछ पैसे तो देने होंगे उनको। अब पैसे क्या दिए आपने, पैसे दिए आपने 6% डिबेंचर और कैश दिया 1,10,000। समझ में आया क्या, 6% आपने डिबेंचर दे दिया उनको 2,50,000 रुपये के, और 1,10,000 रुपये की कैश दे दी। जो डिबेंचर दिए वो तो ऐसे ही दिए, लेकिन कैश किसके बदले में दी, तो कैश आपने दो लोगों के बदले में दिया। एक तो एसेट के बदले में आपने कैश दिया और एक तो गुडविल के बदले में कैश दिया। सर इतना जो आपने अभी तक समझाया, ये इतना तो समझ में आ गया कि हमने उस कंपनी को 3,60,000 दिए। 3,60,000 पूरे कैश में दिए क्या, द आंसर इज नो। 3,60,000 में से 1,10,000 का कैश दिया अगेंस्ट असेट एंड गुडविल, मतलब असेट और गुडविल देने के बजाय हमने उनको कैश दे दिया। ठीक है, और बाकी के जो बचे थे 2,50,000 के हमने 6% डिबेंचर उस कंपनी को दे दिए। बात समझ में आ गई, यस सर। इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन, और इसका डिटेल में जो डिस्कशन है हमने 5th सेमेस्टर में किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, आई होप सो कि उसके क्लासेस भी यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो परचेज कंसिडरेशन है इसका हमारे इस चैप्टर में क्या काम है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इस चैप्टर में हमारा इसका क्या लेना देना। ठीक है, तो हमारा इसका जो लेना देना है वो कुछ भी नहीं वाला लेना देना है। ठीक है, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए वेस्ट है। इन सारी इन्फॉर्मेशन में से हमारे काम की कोनो इन्फॉर्मेशन नहीं है। बात समझ में आ गई क्या, अच्छा सर। फिर सर आपने समझाया क्यों, बेटा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्योंकि कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए पहले स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग आती है, बाकी की बातें बाद में आती है। ठीक है, क्या समझ में आया क्या, आपको जिस तरीके से समझ में आता है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप हमारे पास आते हो पढ़ने, तो हमारा कर्तव्य है कि हम आपको इस तरीके से पढ़ाएं कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्लियर है क्या, यस सर। चलिए, तो ये सब चीज़ें हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन था वो हमारे लिए क्वेश्चन में कोई काम का नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आप इसमें ध्यान भी नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे इन द केस, क्यों छोड़ना है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन हमको मिला है कंपनी खरीदने के बदले में, हमने उनको दिया है कुछ पैसा। तो वो जो पैसा हमने कुछ दिया है उनको कंपनी खरीदने के पहले या कंपनी खरीदने के लिए, तो वो हमारे इस प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नेचर क्या है बेटा, हमको प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बताना है। बस इतना ही है कि प्री के पहले कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया और प्री के बाद कंपनी ने, इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, है ना। अब मैंने जो ब्लू मार्क किया हुआ है ये आपके किसी भी काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका क्वेश्चन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इंटरेस्ट 5% per annum to be payable on purchase consideration from 1st January 2014 to the date of the settlement। ठीक है, अब इसने बोला है कि जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वेंडर को, वो 5% के हिसाब से पे कर रहे हो, उसकी डेट दी हुई है कि आप 1 जनवरी से इसको पे कर रहे हो टू द डेट ऑफ सेटलमेंट। अब डेट ऑफ सेटलमेंट कौन सी है वो हमको नहीं पता। ठीक है, यस सर। तो ये हमारे काम की इंफॉर्मेशन है, यस सर। द डिबेंचर वेयर इशूड एंड द कैश paid on 1st June 2014, on which date the company also issued 20,000 equity shares of 10 each fully paid for cash। ठीक है, बस इतना ही बताया कि डिबेंचर जो इशू किए और कैश जो पेड किया गया वो 1 जून को किया गया। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला है उस डेट में कंपनी ने और 20,000 के इक्विटी शेयर्स को इशू किया जो कि कैश में था। अब सच बताओ तो इसका भी हमको कोई भी काम नहीं है। ठीक है, हमारा काम सीधा है बेटा कि हमको जो भी दिया हुआ इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में उसको प्री और पोस्ट में डिवाइड करके देना है, बात खत्म हो गई। ठीक है, यस सर। चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद हमको उसने दिया है
द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर टू 31st December अपीयर्स एज बिलो। ठीक है, जो भी प्रॉफिट लॉस दिया है वो हमको यहाँ पे दिया हुआ है। बस इस प्रॉफिट एंड लॉस का हमको काम है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का काम है। और प्रॉफिट एंड लॉस में हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो दिया है, प्रिपेयर करो स्टेटमेंट अपोर्शन बिटवीन प्रॉफिट्स एंड द पीरियड्स प्रायर एंड सिंस इनकॉर्पोरेशन एंड शो हाउ दिस फिगर्स शुड बी सेट आउट इन द कंपनीज बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे दो चीज बोलता है कि प्रिपेयर भी करके दिखाओ स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का, और बताओ कि ये जो बैलेंसेस आएंगे यानी कि जो नेट प्रॉफिट आएगा वो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये सर आपने हमको बताया है क्या? बिल्कुल बताया बेटा, कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो बैलेंस शीट में कहाँ जाता है। ये देखो, ये आपको बताया है कि प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर प्री इनकॉर्पोरेशन के पहले क्या प्रॉफिट आता है तो वो कहाँ जाएगा, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में अगर प्रॉफिट आता है तो वो कहाँ जाएगा, ये बताया हमने। ये प्री इनकॉर्पोरेशन में अगर प्रॉफिट आता है तो वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, और अगर प्री इनकॉर्पोरेशन में लॉस आता है तो वो जाएगा गुडविल माना जाएगा उसे, बराबर है। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जितना भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाएंगे। बात समझ में आई? तो इस बार ये ट्रीटमेंट आपको लिख के दिखानी है, मतलब पहले पूरा नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसमें ये लिख के दिखा दो आगे कि ये कहाँ जाएगा और वो कहाँ जाएगा। समझ में आया कि जी? जी सर। अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें आपके लिए काम की कोई भी चीज नहीं थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। हमको इतना पता चला है अभी तक की जो बातें की हमने, बाकी की बातें तो हमारे लिए काम की नहीं थी, इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट नहीं था वो। हमको बस इतना पता चला है कि हमारा जो बिजनेस है वो शुरू हुआ है कब, 1 जनवरी को, और हमने किसी दूसरे का बिजनेस को जो इनकॉर्पोरेट किया है वो किया है 1 मई को। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारा ईयर एंड कब हो रहा है। तो यहाँ दिया है देखो, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द बिजनेस फॉर द ईयर टू द 31st December 2014, मतलब ये हमारा ईयर एंड है। हमारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31st December 2014 को, यानी कि इस दिन हमारा साल खत्म हो रहा है। December 2014। ठीक है, मतलब आपको भी पता है कि हमारा प्री वाला पीरियड कौन सा हो गया और पोस्ट वाला पीरियड कौन सा हो गया। तो हमारा जो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है वो रहा ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और ये हो गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है, अब हमको वही करना है। सबसे पहले इन प्रॉफिट्स को अगर इसमें बांटना है तो सबसे पहले निकालने होते हैं रेशियोज। तो अभी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? रेशियोज निकालेंगे। रेशियोज प्री वाला मतलब टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो निकालेंगे, और इंटरेस्ट टू वेंडर्स के लिए हम रेशियो सेपरेट करेंगे। समझ में आई बात? यस सर। तो आइए बात करते हैं प्री और पोस्ट के बारे में। अब तब तक एक काम करिए, ये लिख लो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए जी, आगे शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो देखो, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं हमारा टाइम रेशियो। सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम रेशियो। टाइम रेशियो एकदम इजी तरीके से निकलता है, आप सबको पता है। कैसे रहता है? प्री इनकॉर्पोरेशन का पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है, अब आप देख लो कि 1 जनवरी से 1 मई तक कितने मंथ्स हो गए। 1 जनवरी से लेके 1 मई तक कितने मंथ्स हो गए? तो यहां अगर मैं लिखूं तो ये हो गया 4 मंथ्स, और इसके बाद ये हो जाएंगे 8 मंथ्स। मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन ड्यूरेशन जो है वो है 4 मंथ्स का, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ड्यूरेशन है वो है
8 मंथ्स का। तो जो यहाँ पे वैल्यूएशन आएगी वो कुछ इस प्रकार आएगी, 1:2 हो जाएगा हमारा कौन सा रेशियो, टाइम रेशियो। टाइम रेशियो इज 1:2। डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? यस सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद चलते हैं हम सेल्स रेशियो पे। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बेटा सेल्स रेशियो। तो सेल रेशियो क्या रहेगा, क्वेश्चन में जाएंगे और चेक करेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल क्या दिया हुआ है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या हमारे पास, वो पहले चेक करेंगे। तो जाएंगे और यहाँ पे ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है हमको, एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है आप ऐसा लिख लीजिए यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट है और ये रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मतलब यहाँ तक आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और उसके बाद से जो बना हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है। क्लियर है क्या? यस सर। तो देखो प्री और पोस्ट का तो सेल हमको दिया नहीं है, अलग अलग यहाँ पे सेल यहाँ पे दिया है, जनवरी टू अप्रैल और मई टू दिसंबर, यानी कि ये प्री और पोस्ट का दोनों का सेल अलग अलग दिया हुआ है। बराबर है। तो जब हमको प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है तो हम उसको लेकर डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जनवरी टू अप्रैल का जो सेल्स है वो 8 लाख है और मई टू दिसंबर का जो है वो 12 लाख है। ठीक है, तो आ जाओ। प्री इनकॉर्पोरेशन सेल रेशियो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल, ये हो जाएगा 8 लाख रुपीज और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा 12 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8:12 विच मीन्स 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी कि जो सेल्स रेशियो आ रहा है बेटा तो ये हो जाएगा हमारा 2:3। ठीक है, तो सेल्स रेशियो हमारे पास आ गया 2:3। अब इसके बाद ना एक और रेशियो हमको निकालना होता है, वो होता है इंटरेस्ट टू वेंडर्स के लिए। इंटरेस्ट टू वेंडर्स के लिए हम अलग से टाइम रेशियो निकालते हैं, जो कि आपको भी मालूम है। ये इंटरेस्ट की जो बात बोली है इसके लिए हम निकालते हैं अलग से टाइम रेशियो, और ये कहाँ से लेके कहाँ तक होता है ये आपको मालूम है, मैंने बताया था। अब आपको मैंने बताया था कि जिस दिन से हमने सप्लायर से गुड्स परचेज किया वहाँ से लेके जब हम सप्लायर को पेमेंट करेंगे वहाँ तक का पूरा ड्यूरेशन हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब सप्लायर को जब आपने गुड्स सेल किए थे तो सेल कब किए थे, 1 जनवरी 2014 से सप्लायर से परचेज किया था। ठीक है, और टू द बोल रहा है, टू यहाँ पे लिखा है टू द डेट ऑफ सेटलमेंट। अब यहाँ पे डेट ऑफ सेटलमेंट क्या है, तो यहाँ दिया हुआ है, ये देखो द कैश पेड, ये कैश पेड यहाँ पे लिखो टू सप्लायर ऑन 1 जून 2014। जो कैश पेड किया हमने सप्लायर को वो किया है 1 जून 2014 के दिन। समझ में आई क्या बात? यस सर। मतलब हमने जो सप्लायर से परचेस किया था वो किया था 1 जनवरी 2014 में, आया ना, और हमने पेड किया कब उनको पेमेंट, 1 जून 2014 में। तो ये ड्यूरेशन हमको लेकर ये पता करना है कि इसमें प्री का कितना आ रहा है और पोस्ट का कितना आ रहा है। बात समझ में आई? जी सर। तो आइए यहाँ निकालेंगे टाइम रेशियो फॉर वेंडर्स पेमेंट। फॉर वेंडर्स पेमेंट, वेंडर के पेमेंट के लिए हम निकालेंगे टाइम रेशियो। वेंडर्स के पेमेंट के लिए टाइम रेशियो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले देखो आपने सप्लायर से परचेज कब किया, परचेज
फ्रॉम सप्लायर, ठीक है। फिर हमारा इनकॉर्पोरेशन कब हुआ वो देखो, इनकॉर्पोरेशन डेट ऑफ कंपनी, और उसके बाद आपने पेमेंट कब किया, यानी कि सेटलमेंट कब किया, पेमेंट यानी कि सेटलमेंट। तो इस हिसाब से हमने ये 3 चीज़ें लिखी है, उस हिसाब से हमारे पास डेट्स भी अवेलेबल है। तो जो परचेज किया हमने सप्लायर से, वो परचेज किया है 1 जनवरी 2014 को। इनकॉर्पोरेशन जो हुआ कंपनी वो हुआ 1 मई 2014 में, और जो सेटलमेंट हुआ है वो हुआ है 1 जून 2014 में, बराबर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक कितने मंथ्स हो रहे हैं, तो सर ये हो गए 4 मंथ्स, बराबर है। और यहाँ से 1 मई टू 1 जून जो हुआ वो हुआ 1 मंथ। बात समझ में आई? यानी कि ये जो रेशियो बना ये बना 4:1। तो देयरफॉर टाइम रेशियो इज इक्वल टू 4:1। तो हमारे पास जो टाइम रेशियो बना वो कितना बना बेटा, 4:1 बना। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, ये टाइम रेशियो किसके लिए है? सिर्फ ये टाइम रेशियो सिर्फ रहेगा ओनली फॉर इंटरेस्ट टू वेंडर। अदरवाइज जो हमारा जो कॉमन टाइम रेशियो है जनरल वाला वो है 1:2। ओके डन, यहां तक क्लियर है? यस सर। चलिए अब आंसर के लिए हम रेडी है, हमारे पास तीनों रेशियोज आ गए। नाउ प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। Statement showing profit and loss of for the period of pre-incorporation and post-incorporation. हाँ जी, डन जी, यस सर। चलिए स्टेटमेंट बनाते फटाफट। स्टेटमेंट किस तरीके से बनाना है आप सबको मालूम है, कल हमने सीखा हुआ है कि स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। स्टेटमेंट में बनाने होते हैं 4 कॉलम्स। एक कॉलम होता है टोटल अमाउंट का, एक कॉलम होता है रेशियो वाला, एक कॉलम होता है प्री इनकॉर्पोरेशन अमाउंट का, और एक हो जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अमाउंट का कॉलम। जी हाँ। चलिए आ जाइए, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स। सब लोग बने हैं कि नहीं क्लास में? सब लोग बने हैं ना क्लास में? मुझे तो पता चल रहा है कि सर क्या मस्त एकदम सन्नाटा है, कानों में हेडफोन्स है, मस्त नींद आ रही है सर, ऊपर से पंखा भी चल रहा है ना? ऐसा अक्सर क्लासेस में होता है, ठीक है? वैसा करना नहीं है। पर्टिकुलर से यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, यहाँ पे लिखना है बेसिस ऑफ अलोकेशन या बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हो जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और ये हो जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ओके जी, चलिए अब एक एक करके अमाउंट लिखनी है हमको।
सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो सर ये ओपनिंग स्टॉक वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? नहीं, ये सब चीज़ें सिर्फ क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट देने के लिए दी होती है, क्योंकि हमको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाना है जिसमें शुरुआत होती है ग्रॉस प्रॉफिट से, बराबर है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको दी होती है सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, जो कि आपको ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है, ठीक है क्या? तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे ए, उसमें लिखते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। अमाउंटिंग टू ₹4,50,000, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल रेशियो, ठीक है, जो कि हमारे पास है। सेल रेशियो कितना है? 2:3। सेल रेशियो, मैं रेशियो नहीं लिखता हूँ, आप पूरा लिख लेना, सेल रेशियो लिख लेना आपने, 2:3। चलिए डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 4,50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, विच मीन्स यहाँ पे आएगा 1,80,000। 4,50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे आएगा 2,70,000 रुपीज़। यस, और कोई इनकम साइड में कोई चीज़ दी हुई है? द आंसर इज नो, तो आप इसका टोटल कर सकते हो। टोटल ऑफ ए यहाँ पे आएगा 1,80,000, यहाँ पे आएगा 2,70,000। ठीक है जी, यस सर, यहाँ तक हो गया। आगे बात करते हैं बी नंबर के पॉइंट की। अब बी में जाके हमको क्या लिखना है? हमको लिखना है एक्सपेंसेस। जितने भी सारे एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पे लिखेंगे। एक मिनट ज़रा, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को करना होता है माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। आइए सबसे पहले एक्सपेंसेस कहाँ से शुरू करें? यही से, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सैलरीज। अब एक बात बताओ कि ये कौन से रेशो में बांटा जाएगा? पहले आप सोचो, मैं तब तक लिखता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सैलरीज। ऑब्वियसली बात है, सैलरी है आपको मंथ के हिसाब से मिलती है, हाँ या ना? अमाउंट है इसका 2 लाख रुपए, तो ये बांटा जाएगा टाइम रेशियो में, जो कि टाइम रेशियो हमारे पास है 1:2, ठीक है। तो 2 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, विच मीन्स जो टाइम रेशियो है 1 डिवाइडेड बाई 1:2 ही है ना हमारे पास। हाँ जी, टाइम रेशियो तो इतना ही आ रहा है, तो ये आ रहा है 66,667 रुपीज़। बाकी कर लो 2 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आ रहा है 1,33,333, ठीक है। ये हो गया पहला एक्सपेंस। दूसरा एक्सपेंस हमारे पास क्या दिया हुआ है? सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस इज नथिंग बट, ये एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है कि ये गुड्स को सेल करने के लिए हम करते हैं। तो सेलिंग एक्सपेंसेस को किस में बांटेंगे? वेरी गुड, सेल्स रेशियो में। कम ऑन एवरीबडी, सेलिंग एक्सपेंसेस को किस में बांटेंगे? सेल्स रेशियो में, विच इज 70,000। बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ सेल, और सेल का रेशियो हमारे पास है 2:3। तो 70,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 28,000, और 70,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 42,000। यस, फिर जाएंगे कैरिएज आउटवर्ड। अब अक्सर बच्चे इसमें धोखा खाते हैं कि कैरिएज आउटवर्ड टाइम रेशो में बांट देते हैं। नहीं, देखो कैरिएज आउटवर्ड क्या होता है? जब भी हम अपने गुड्स को सेल करते हैं, ये देखो, ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ छोटी सी, ये क्या है? ट्रक है। सर ये ट्रक लग रहा है हमको, तो रेलगाड़ी लग रही है, वॉट एवर, ट्रक है। अच्छा चलो, नहीं लग रहा है ऐसे ट्रक, अरे 1 नंबर ड्राइंग है तुम्हारे भाई की, टेंशन मत लो।
तुम्हारा भाई अच्छा ड्राइंग बनाता। ये लो, हो गया, अब पता चल गया। ये है ट्रक, ठीक है। और ये ट्रक जो है ना, इसमें आपने गोडाउन से भरा अपना कार्टिंग, ठीक है, पुष्पा का लाल चंदन इसमें भर दिया आपने, ठीक है। और ये गोडाउन से जा रहा है कहीं और, ठीक है, चेन्नई जा रहा है मुर्गन के पास, बराबर है क्या। ये जो गुड्स है ये चित्तूर जिले से जा रहा है चेन्नई मुर्गन के पास, बराबर है। तो ये आपके गोडाउन से निकला ट्रक, ठीक है, इसमें लाल चंदन है, बराबर है। तो ये जो गुड्स जाए, ये जो ट्रक निकल रहा है ना, ये ट्रक जब निकलता है तो इसको जो दिया जाता है किराया, उसको हम बोलते हैं कैरियज आउटवर्ड, ठीक है। और आप ही सोचो ये कब पॉसिबल होगा, जब ये चीज़ें हम भेज क्यों रहे, ताकि ये क्या हो सके, चीज़ें आगे जाके क्या हो सके, सेल हो सके, बराबर है क्या। तो ये एक्सपेंसेस जो है ये रिगार्डिंग टू सेल है, तो ये कौन से रेशो में बांटा जाएगा, सेल्स रेशो में बांटा जाएगा, ठीक है जी। यस सर। तो यहाँ पे लिखेंगे कैरियज आउटवर्ड। क्या एग्जाम्पल देते हो सर, खतरनाक, ठीक है बेटा, सब आप ही की दुआ है। 12,000 कैरियज आउटवर्ड है, ये बांटेंगे हम सेल रेशियो में, जो रेशियो है 2:3। चलो बांट दो, 12,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। मुझे मेरे हर बच्चे के इस बीकॉम 6 सेम के पेपर में अकाउंट्स के, जो मेरे पास आप सब्जेक्ट पढ़ोगे या सारे सब्जेक्ट आप सेल्फ स्टडी जो करोगे उसमें भी, या मेरे पास जो स्पेशली सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें स्कोरिंग अच्छा चाहिए सबका, क्योंकि बहुत मस्त सिलेबस है आपका, थोड़ा सा टेक्निकल भी है और मज़ेदार भी है, इतना कन्फ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बस आपने रेशियोज अच्छे से अगर कर लिए और ये डिस्ट्रीब्यूशन में कोई मिस्टेक नहीं की तो आपका प्रॉब्लम एकदम सही आएगा और आउट ऑफ मार्क मिल जाएंगे आपको, ठीक है, अगर प्रेजेंटेशन सही है तो, ठीक है क्या। तो 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो मेरे बच्चे से, मुझे हर बच्चे से अबाउ 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10,000 डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन बांटना है हमको। अब डेप्रिसिएशन लगता है समय के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, जितने मंथ्स आप असेट्स को यूज़ करोगे उतने मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये बटेगा टाइम रेशो में 1:2। तो 10,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 3,333 रुपीज़। और 10,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये जो आएगा 6,667, ठीक है। आगे बढ़ो इसके, उसके बाद दिया डिबेंचर इंटरेस्ट। तो कल ही बताया था जो भी डिबेंचर वगैरह पे कंपनी इंटरेस्ट देती है वो कब देंगी, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, इनकॉर्पोरेट होने के बाद ही कंपनी क्या करती है, डिबेंचर इशू करती है। तो ये पूरा का पूरा पोस्ट में जाएगा। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू ₹8,750, जो कि पूरा जाएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 8,750 रुपीज़। डन। आई होप कि यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, सर आ रही है। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन मतलब जो आपने वेंडर्स को दिया पेमेंट, ठीक है क्या। परचेज कंसिडरेशन ये वो वाला परचेज कंसिडरेशन नहीं है, आप जो वेंडर्स को इंटरेस्ट दे रहे हो ना उसके बारे में बात कर रहा है, वो परचेज कंसिडरेशन के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है क्या। यस सर। तो इंटरेस्ट टू वेंडर्स अमाउंटिंग है 7,500, और ये बटेगा आपका टाइम रेशो, जो कि न्यू वाला टाइम रेशो रहता है हमारा, और वो टाइम रेशो हमने कितना निकाला हुआ है 4:1, क्योंकि इसके लिए हम स्पेसिफिकली टाइम रेशो निकालते हैं। 7,500 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, ये आएगा 6,000, मतलब इधर आएगा 1,000। सही है सर। उसके बाद आगे ये हो गया डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस कहाँ जाएंगे बताओ, जब डायरेक्टर अपॉइंट हो गया तभी डायरेक्टर को पैसा दिया जाएगा। डायरेक्टर फीस तो वो जाएगा हमारा 6,000 कहाँ पे, डायरेक्टली पोस्ट में। प्री में कुछ नहीं, डायरेक्टली 6,000 जाएंगे पोस्ट में। उसके बाद बोल रहा है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने हैं 9,000,
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट पोस्ट में ही जाएंगे, 9,000 रुपीज़। उसके बाद है गुडविल। अब प्रश्न आता है गुडविल कहाँ लिखा जाए। तो गुडविल आपकी तभी बनती है जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो, ठीक है क्या। आप तभी कुछ अपना अस्तित्व क्रिएट कर सकते हो जब आप भारत के नागरिक हो, जब आपको लीगली सारे राइट्स है, तभी आप अपना अस्तित्व कुछ क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। समझ में आया। गुडविल कितना रुपीज़ है, 30,000। तो ये पोस्ट में जाएगा सीधा का सीधा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लिखना है इसको, 30,000 रुपीज़। देन आगे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। यस, आज के क्लास का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एट 10%। इसको अभी फिलहाल कहीं नहीं लिखना है, बाद में हम इस चीज़ को लिखेंगे। और ये जो नेट प्रॉफिट आया है ना, ये नेट प्रॉफिट को अभी फिलहाल आप इग्नोर करेंगे, हालांकि हमको इसका काम है, लेकिन आप करेंगे इसको इग्नोर, बराबर है क्या। ये जो नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, आप फिलहाल इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। यस सर। चलिए आगे बढ़ते। नेट प्रॉफिट होने के बाद हमारे पास कुछ बचा नहीं है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे होता है फिनिश, ठीक है। अब कर लेंगे टोटल ऑफ बी, मतलब सारे एक्सपेंसेस के टोटल करेंगे, प्री वाले कितने और पोस्ट वाले कितने। टोटल कर लीजिए, 66,667 प्लस 28,000, 4,800, 333 प्लस 6,000। तो ये जो आ गया, ये आ गया 1,08,800। ये जो टोटल आई ये आ गया 1,08,800 का, ठीक है जी। उसके बाद आगे पोस्ट की भी टोटल कर लेंगे सब लोग टोटल करो। बाद में एग्जाम में कैलकुलेटर्स पे हाथ ही नहीं चलते आपके। कितना हो जाएगा, 2,43,950, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम नंबर सी में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट। सॉरी, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होगा, ए में से आपको बी माइनस करना पड़ेगा। तो ए की टोटल ऊपर दी हुई है, 1,80,000 में से 1,08,800 माइनस करो, तो यह आ जाएगा 71,200। और 2,70,000 में से ये माइनस करो, ये आएगा 26,050 रुपीज़, ठीक है। कितना आ गया, 26,050 रुपीज़। एक बार टोटल चेक करें। यस सर, एक बार टोटल चेक कर लेते हैं। 1,33,333 प्लस 42,000 प्लस 7,200, 6,667 प्लस 8,750 प्लस 1,000 प्लस 6,000 प्लस 9,000 प्लस 30,000। यस, टोटल तो सही है। ओके सर, कोई बात नहीं। एक मिनट ज़रा, सारी चीज़ें सही है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ।
अच्छा एक सेकेंड, ये यहाँ पे 500 का डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन में जो हमारा इंटरेस्ट था वो था 7500, मैंने एक्चुअली यहाँ पे 7000 ही लिखा है, ये 500 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, अब टोटलिंग करेंगे। $2,44,450 हो जाएगा ये। इसमें से माइनस करना है आपको 2,70,000, जो बचेगा 25,550। नाउ इट्स करेक्ट। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुन, जो डिविडेंड की यहाँ पे केस बची थी, जो डिविडेंड का हमने यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट इग्नोर किया हुआ था, उसके साथ क्या करना है। तो एक बात बताओ जनरल नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज अगर अभी तक आपको आ गया है, तो डिविडेंड कंपनी कब पे करती है, बिफोर प्रॉफिट पे करती है कि आफ्टर प्रॉफिट पे करती है। तो यहाँ बैठा हुआ हर जवान, हर नौजवान ये सोचेगा कि सर कंपनी तो प्रॉफिट होने के बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। यस, यू आर राइट। ठीक है, आप बिल्कुल सही है कि कंपनी प्रॉफिट होने के बाद ही क्या करती है, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और कंपनी डिविडेंड बांटेंगी कब, क्या कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के पहले, यानी कि प्री इनकॉर्पोरेशन में ही कंपनी डिविडेंड बांटेगी क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि वहां पे तो उनको लीगल राइट्स ही नहीं है। कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, उसके बाद पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, उसके बाद कंपनी क्या बांटेगी, डिविडेंड बांटेगी। यानी कहने से कि कंपनी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में करेगी, हाँ या ना? यस सर। अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो वो कौन से प्रॉफिट में से करेगी, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट में से ही करेगी, बराबर है। तो इस डिविडेंड का जो इम्पैक्ट दिखाना है हमको, वो यहां दिखाना है। ठीक है, यहां पे आपको एक छोटा सा पॉइंट यहां पे शो करना है, डिविडेंड पेड, टोटल अमाउंट 20,000, यहाँ पे भी आपको लिखने हैं 20,000 जो कि पोस्ट में जाएंगे, और फिर जो बचेगा आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट बचेगा। फिर जो आएगा वो आएगा ग्रॉस नेट प्रॉफिट। ठीक इसी तरीके से आपको वर्किंग नोट दिखानी है जिस तरीके से मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ये बचेगा 71,200, नाउ इट इज 5,550। डन। तो ये दो बातें आपकी यहाँ पे समझ में आ गई है। अब उन्होंने और क्वेश्चन किया था कुछ, देखो उन्होंने बोला शो हाउ दिस फिगर्स शुड बी सेट आउट इन द कंपनीज बैलेंस शीट। अब बताओ ये जो फिगर्स आएगी प्रॉफिट की, ये कंपनी के बैलेंस शीट में किस तरीके से सेट ऑफ होगी। ठीक है, अब देखो किस तरीके से सेट ऑफ होगी। तो हमने देखा था कि प्री इनकॉर्पोरेशन में आपको क्या हुआ है, पहले देखो प्री इनकॉर्पोरेशन में जो हुआ है वो क्या हुआ है, तो ये सर ये प्रॉफिट हुआ है, तो मुबारक हो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, तो प्री इनकॉर्पोरेशन में आपको हुआ है प्रॉफिट, और प्री इनकॉर्पोरेशन में हुआ गया प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, हमने पढ़ के रखा हुआ है, ये देखो कहाँ गया, यस दिस इज प्री इनकॉर्पोरेशन में। अगर हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। मतलब ये बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये देखो दिख रहा है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, डन, ओके, यस सर। और अगर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में हमको प्रॉफिट हो जाता है चाहे लॉस हो जाता है, तो वो कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मतलब सिंपल सी बात है, प्री वाला जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, पोस्ट वाला जो प्रॉफिट है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये हमको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, शो मतलब यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, नोट लिखना पड़ेगा, नोट। सर इतने क्लियरिटी के साथ लिखना पड़ेगा क्या पेपर? बिल्कुल बेटा, देखो पेपर आप किस तरीके से लिखते हो आई डोंट नो, और आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे
वो भी नहीं पता मुझे। मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ कि जो एक्चुअल चीज़ आपको करनी चाहिए, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन में पूछा है तो आंसर में तो दिखाना ही पड़ेगा ना। बच्चे सवाल लेके क्या आते हैं कि सर अगर ये नहीं लिखूंगा तो कितने मार्क्स कटेंगे। मुझे क्या पता कितने मार्क्स कटेंगे, मैं एग्जामिनर थोड़ी हूँ, मैं इन्विजिलेटर थोड़ी हूँ जो चेक कर रहे हैं एग्जाम्स, ठीक है। आप लिखो ना, क्वेश्चन में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना, तो आप लिखो। अगर आपने नहीं लिखा, हाँ कुछ मार्क्स कटेंगे, लेकिन कितने कटेंगे ये मैं कैसे बता सकता हूँ। बात समझ में आई क्या। अब आप मुझे समझता ही नहीं है कि बच्चे इस लेवल पे क्यों जाके डिस्कस करते कि सर ये नहीं लिखूंगा तो कितने मार्क्स कटेंगे, इतना ही लिखूंगा तो कि इतने मार्क्स कटेंगे। क्या ऐसा क्यों सोचना है, बेटा टॉपिक दिया है ना, पढ़ाई करो, एग्जाम तो खत्म करो बात, ठीक है। चलिए तो नोट लिखेंगे। इन सब चीज़ों में दिमाग लगाने से अच्छा है कि जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ के जाओ, एग्जाम में जो पूछा है वो लिख के आ जाओ, बात खत्म हो गई। आपको इतने सारे टॉपिक्स में डिस्कशन करने के लिए समय मिलता है, एग्जाम उतने समय में तो 2-4 क्वेश्चन लर्न हो जाते हैं, ठीक है। हाँ चलो ये लिखेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट ऑफ ₹71,200, ये जो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इन बैलेंस शीट। और जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है वैसे तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, लेकिन उसने पूछा है कि बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा। तो आप याद करो पिछला वाला चैप्टर जब हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा था, उसमें हमने जो भी प्रॉफिट बचता था वो कहाँ ट्रांसफर करते थे, रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है। 4th सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया था इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट्स, और आपको पढ़ाया था बैंकिंग कंपनी का अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। उसमें जो प्रॉफिट होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर होता है। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा ये इम्पैक्ट पूछा है उसने। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कहाँ जाता है, तो इज रुपीज कितना है 5,550 ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट। ओके बेटा, बात समझ में आया क्या। यस सर। तो ये आपको नोट लिख के आना ही पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे हो गया हमारा ये क्वेश्चन डन। आप फटाफट से इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। आपको कैसी लग रही है क्लास, प्लीज फीडबैक सेंड कीजिए बेटा। आपका एक फीडबैक हमारे लिए नेक्स्ट क्लास में एनर्जी बूस्ट करता है, मेरे लिए स्पेशली। ये टाइम रेशियो लिख लो, सेल्स रेशियो लिख लीजिए, वेंडर्स पेमेंट के लिए जो टाइम रेशियो निकालते हैं वो लिख लीजिए। ये हो गया आपका स्टेटमेंट शुरू। ये हो गया आपका स्टेटमेंट एंड। ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन एंड। ओके, अब बच्चे कुछ सवाल करेंगे, सर एक डाउट है, सर ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा। तो बेटा ये प्रॉफिट जो आया हुआ है ना, ये प्रॉफिट जो आया हुआ है 76,750 का प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट है, ठीक है। जिसमें से क्या भी माइनस किया हुआ है, डिविडेंड भी माइनस किया हुआ है ना। अगर आप इसको चेक करोगे तो ये जो प्रॉफिट आपने लिखा हुआ है, ये प्रॉफिट की टोटल अगर करके देखो, ये वाला जो प्रॉफिट है तो उतनी ही टोटल आएगी 71,200 प्लस 5,550। देखो कितना आ रहा है, दोनों का टोटल 76,750 विच इज ये वाला। समझ में आया, क्लियर है, पक्का। मतलब आपके क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ था, बस आपको यहाँ तक पहुँचना था, ठीक है। बस बताना था प्री का कितना आएगा, पोस्ट का कितना आएगा,
बराबर है, बात समझ में आई क्या? जी सर। चलिए फिर बाकी की बातें करते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास जो होगा वो हमारा एप्लीकेशन पे होगा। जिन जिन बच्चों को क्लासेस ज्वाइन करनी है मैं उनको बोल रहा हूँ कि बिना लेट किए, बिना देरी किए ऐप डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन लीजिए और आगे की क्लासेस कंटिन्यू कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।